स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र चौहान और आज मैं आया हुआ हूं स्टडी IQ के स्टूडियो में और एक स्टाफ रूम चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को या इन दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया है और हम लोग आज टीचर्स आपस में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारे बीच हैं भुवन सर, हमारे बीच हैं शशांक सर और हमारे बीच हैं चंदन सर। आप सब लोग जो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर उनकी क्लासेस देखते हैं उनसे पहले से परिचित हैं। मेरा नाम विजेंद्र चौहान है, मुझसे शायद कम परिचित होंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं, क्यों सर? सर चलिए सर, तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, भुवन सर जो हैं वे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं और जाहिर है कि बहुत अहम चीज़ है। लेकिन आप ही से सर बात शुरू करते हैं, बताइए कि इस तरह के विषय जिनके लिए हम हमेशा से मानते रहे कि लैब्स की ज़रूरत होती है, एक तरह की प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है? आपने जब खुद पढ़ा होगा तो लैब्स की ज़रूरत पड़ी होगी और अब जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्या बदलाव आया है पढ़ाने के तरीके में? सर सब्जेक्ट वही है, इट्स लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। जब हमने पढ़ा था ज्योग्राफी तो हमको जिस शैली से पढ़ाया गया था, सर शेयर करते हुए थोड़ा सा दुख है मुझे कि एट दैट टाइम आई डिड नॉट रियली फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। एंड आई रिमेंबर वन वीकेंड सर, फ्राइडे का शाम था, मैं राजेंद्र नगर में बैठा था, क्लास करके आया था मैं, और एल नीनो लानीना वाला चैप्टर्स हमारे हुए थे। मुझे एकदम नहीं समझ में आया था कि उसमें हुआ क्या, मेरे सिर के ऊपर से चला गया था। सो देन आई रिमेंबर आई कॉल्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी को कॉल किया था एंड आई टोल्ड हिम कि देखिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये प्रिपरेशन, आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस, और आज का क्लास बहुत ख़राब गया, मुझे एकदम चमका ही नहीं। तो उन्होंने हमको कहा कि काम करिए, आप सैटरडे संडे आप बैठिए, खुद से थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, अगर मंडे मॉर्निंग तक आपको नहीं आता है मैं आपका फ़्लाइट बुक कर दूंगा, आप आ जाना घर। अरे वाह सर, एंड दोज 48 आवर्स मैं आज भी सोचता हूँ द सब्जेक्ट के साथ जो एक प्यार होता है उस 48 आवर्स में हुआ था। व्हेन आई सैट डाउन, 12-13 घंटे डेली मैंने निकाला उन 2 दिनों में, एंड बाई मंडे मॉर्निंग मैं कन्विंस हो गया था कि ज्योग्राफी ही मेरा सब्जेक्ट है। एंड देन दैट लर्निंग आई कैरिड फॉरवर्ड जब मैं एक एजुकेटर बना, एक टीचर बना, जहाँ पे मेरा मुद्दा सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं था सर। द पॉइंट इज ज्योग्राफी इज ऑल अराउंड अस, इट डिटर्मिन्स आवर डेस्टिनी, बोथ इंडिविजुअल, कलेक्टिव एंड नेशनल, एंड दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स इन द मोस्ट सक्सिंक्ट मैनर। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ही है जो ज्योग्राफी को एक तरीके से डिटर्मिन करता है, एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू गो हेड एंड स्ट्रेस ऑन दैट इन माई क्लासेस। अरे वाह। लेकिन शशांक सर, आपको नहीं लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है? वास्तव में ये एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये चीज़ें जैसा कहा कि हमारी डेस्टिनी को डिटरमाइन करती हैं, लेकिन हमारी पॉलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पा रही हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज, आई मीन अभी हाल में सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी दिल्ली में जी, और तमाम सब लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। व्हाई इज इट नॉट अफेक्टिंग आवर पॉलिटी? सर, जिस चीज़ की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई होती है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। तो आई थिंक पब्लिक जब ज़्यादा इस मुद्दे को उठाना स्टार्ट कर देगी तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी तक सीधा सवाल, हम वोट डालते समय इन आधारों पर वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं कि भैया हमें साफ हवा मिले, हमें साफ पानी मिले? किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए एडवांटेज मिले क्योंकि वो नॉर्वे में पैदा हुआ, इसलिए उसकी ज़िंदगी के 10 साल फालतू होंगे, उसके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, और मैं चूंकि दिल्ली में पैदा हुआ इस कारण मेरी ज़िंदगी भी छोटी होगी और उसकी क्वालिटी भी बुरी होगी। दैट्स नॉट फेयर। बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट है सर। मतलब पॉपुलिस्ट आइडिया यही है कि भाई जब तक हम नहीं आग्रह करेंगे या विरोध करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। लेकिन पॉलिटी और एनवायरनमेंट का संगम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो अभी जितना भी हो पा रहा है वो भी इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है। There's a CAQM for that. MC मेहता जजमेंट है, वेलोर केस है। तो इन केसेस में कहा गया है कि भाई ये आपका राइट टू लाइफ ही है, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट। इससे पहले और अन्य हमारे पास जजमेंट्स भी हैं, प्लस हमारे पास एक्ट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई पर्यावरण और इंसान का आपस में there's a symbiosis। लेकिन जो आपने इंडिकेट किया वो शो कर रहा है कि मोर नीड टू बी डन। तो उसका जवाब तो जनता को हमें ही है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जगाएं, लोग फिर कुछ करें। इस पे आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग विथ योर परमिशन। सर, चाइना का बड़ा एग्जांपल लिया जाता है जब ये एयर पोल्यूशन का बात होता है, और इंडिया चाइना जैसा स्टेप्स नहीं ले पा रहा है। आई वुड लाइक टू से कि हमारा जो डेमोक्रेसी, जो हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, at moments like this is our biggest weakness. Is it? Is it, sir? I'll tell you how. China is able to do this क्योंकि
उसका सेंट्रल कमांड CPC जो कहेगा हुक्म की तामील होगी। हमारे यहाँ ये 3 टायर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है। कोई भी स्टेप्स आप लेंगे आपको तीनों श्रेणी को साथ में लेके चलना है। सो दैट इज एन इम्पेडिमेंट, इवन दो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ आवर एंटायर पॉलिटिकल नेचर। वो एक तरीके से एक ऑब्स्टिकल बनता है सर। मैं इस पे सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मुझे लग रहा था मैं पहलू बदल रहा था इस बात पर जी। कि डेमोक्रेसी हमारी ज़िंदगी के रास्ते, क्वालिटी ऑफ लाइफ के रास्ते की बात है, क्योंकि एक कोई सेंट्रल कमांड है जो हमसे बेहतर हमारे बारे में सोच सकती है। दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। फैलेसी इस आइडिया में चाइना एक अच्छा मॉडल है, लेकिन कहीं पर एक मॉडल अगर अच्छा काम कर जाए, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मॉडल आपके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे तो अच्छा ही काम करे। आज डेमोक्रेसी में कम से कम आप आवाज़ तो उठा सकते हैं, और उन्हीं प्रोटेस्टर्स पे चलिए अगर कुछ एक्शन होता है तो फिर और आवाज़ भी उठा सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ चाइना। व्हाट इफ जो रूलिंग क्लास है वो टोटल डिसरिगार्ड कर दे, ब्लैंकेट बैन आप पर लगा दे अगर आप चाइना जैसा मॉडल अपनाएं। तो वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी आर इन इंडिया, वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव डेमोक्रेसी, बट येस, ऑनस इज ऑन अस दैट वेदर वी आर कमिटेड एनफ टू मेक दिस डेमोक्रेसी वर्क। जैसे एक प्रोफेसर मैकलीश हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज एवरीडे वर्क। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उस समय आप क्या फैसला कर रहे हैं, मुद्दों पर आप क्या सोच रहे हैं, दूसरों से क्या बात कर रहे हैं, उसमें इक्वालिटी है, जिम्मेदारी है, वो है डेमोक्रेसी। तो आई थिंक दैट इज द डायरेक्शन इन विच इंडिया शुड लुक इनटू। ओके, लेट्स हैव चंदन इट, बिकॉज आप एकदम, हमने बात जो शुरू की एकदम करंट अफेयर्स की और आप करंट अफेयर्स के व्यक्ति हैं। मुझे बताइए कि पहली बात तो ये कि वास्तव में क्या आप जब आप पढ़ाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स में ये वाली कंसर्न्स देखते हैं, या आपको लगता है केवल एक एग्ज़ाम क्लियर करने वाला मामला है? सर ये मतलब ऑफ लेट हर पासिंग ईयर में मुझे स्टूडेंट्स का भी ना कैटेगरी थोड़ी बदलती हुई नज़र आती है। तो आजकल जो लेटेस्ट बैचेस में मैं देख रहा हूँ उसमें क्लियरली स्टूडेंट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द ग्राउंड इश्यूज़, और वो कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसको अपने आसपास की सराउंडिंग्स के साथ लिंक करके देखते हैं। तो जैसे ये डिस्कशन हमने क्लास में भी कर रखी है। अरे वाह। दिल्ली के पानी में यूरेनियम का मिलना, यस, ये माइक्रो प्लास्टिक्स का हवा में मिलना, तो ये सारे मुद्दे जब हम डिस्कस करते हैं तो एक ना बच्चों की ही डिस्कशन से एक पॉइंट निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि सिंस लोग जो हैं वो चुनेंगे, अब हम खुद तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर करप्ट हैं, ये ऑल ऑफ अस, तो हम अपना भी वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हैं। तो हमारा अभी का क्या है कि हम विकास की बात करते हैं। विकास मतलब कि पिछले साल हमने जो किया इस साल उसका बेहतर करेंगे। कि मान लो गाड़ियाँ, आजकल टाटा सियरा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है, तो पिछले साल अगर टाटा ने इतनी गाड़ियाँ निकाली तो अगले साल 1000 इससे ज़्यादा निकालेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज भी उतने यूज़ हो रहे हैं, वो जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है वो भी उतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये ग्रोथ और ये एनवायरनमेंट के मुद्दे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में। तो जैसा आपने बताया कि बच्चे आजकल ऐसा खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही उनमें आइडियाज़ आ रहे हैं, और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे भी वो चीज़ें सोच रहे हैं कि किस तरह से चलेंगी। थैंक यू चंद्र फॉर सेइंग इट, बिकॉज नॉर्मली हम लोग रोज़ाना एज अ टीचर पेरेंट्स की तरफ से भी, कलीग्स की तरफ से भी, जनरल पब्लिक की तरफ से भी शिकायत सुन रहे होते हैं कि ये जो नई जनरेशन है ना, जेन जी जिसे कहा जाता है, ये सीरियस नहीं है, इसको इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया वाले लोग हैं, सोशल मीडिया में ही 4-6 वो क्या बोलते हैं हैशटैग वाला एक्टिविज़म करते हैं। बट जैसा आप कह रहे हैं, लग रहा है कि सेंसिटिविटी का लेवल ये माना जाना गड़बड़ है, और मेरा अपना अनुभव भी ये कहता है। आपको क्या लगता है, हाउ इज़ द जेन जी इन जनरल इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द इश्यूज़? सबसे पहले तो सर हम जेन जी से अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं, बट कि भाई तुम कितने सेंसिटिव हो, तुम क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। But they are inheriting a world for which our previous generations are responsible. We are responsible. Obviously, you are responsible. तो हमें सबसे पहले, जैसे चंदन ने एक बड़ा सही पॉइंट दिया कि चंदन वाज सेइंग कि क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, चंदन ये कह रहे थे डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डिबेट वहाँ से निकल कर आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो अबाउट डेमोक्रेसी। हमने उसको बहुत सिंपलिस्टिक कर दिया है कि डेवलपमेंट, Amartya Sen actually worked very hard in hammering this point कि डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी आर इनहेरेंटली रिलेटेड। इनहेरेंटली, तो हमें उसी आइडिया पर आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात सोल्यूशन की, हमें लगता है कि हम ना सर ऐसे टाइम पर पैदा हुए और इस तरह के पॉलिटिकल सोशल एटमॉस्फेयर में पले बढ़े हैं
कि हम सॉल्यूशंस के लिए स्टेट की तरफ देखते हैं। जैसे कि इस डिस्कशन की शुरुआत भी, जैसे पोल्यूशन को लेकर हमने शुरुआत करी कि स्टेट क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स में एनवायरमेंट के इश्यूज कब आएंगे। हमने इस डिस्कशन को ऐसे शुरू नहीं किया कि एयर पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन है, तो कब ये सोशल इश्यूज बनेंगे। कहने का मतलब है कि स्टेट की तरफ ही क्यों देखना है। सबसे पहले सामाजिक जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल लेवल पर जिम्मेदारी है। जब वही मिसिंग है तो आप पॉलिटिक्स से तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जो डिस्कशन है दिस शुड बी अदर वे राउंड। और सेम इज विद डेवलपमेंट। जैसे डेवलपमेंट को लेकर भी हम कहते हैं कि यार दुनिया इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है, बट देयर आर सोसाइटीज जहां पर उन्होंने कुछ और ट्रैक भी चुना है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती हैं तो ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि अपने आप को दोबारा से कुछ ना कुछ शिफ्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है सीमलेसली फ्रॉम बीइंग अ टीचर टू अ गुरु थिंग, आ जाओ आशीर्वाद इत्यादि वाले मोड में एकदम चले जाते हैं। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग इन अ सेंस दैट आई सेड लेट्स टॉक लाइक स्टाफ रूम जी। और जब हम स्टाफ रूम में बैठते हैं तो मैं तो यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, तो रोजमर्रा स्टाफ रूम, तो डिस्कशंस में सामने वाले व्यक्ति को देख के बार बार जो हमारे अपने बायसेस होते हैं वो टकरा रहे होते हैं। जैसे कि मैं जब आप लोगों से बातचीत कर रहा था तो मैं अपने विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम की बजाय इस मान कर चल रहा था कि हम लोग एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिसमें कोचिंग वाला, मेंटरिंग वाला जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो वाला, कि कैसे ज़्यादा बच्चे IAS बना डालें। बट देन आई ऑब्वियसली इस डिस्कशन में अब तक मैंने पाया कि मेरे कई जो पूर्वग्रह थे वो धीरे धीरे दरकने शुरू हुए हैं। तो क्या है इसके पीछे की स्टोरी? आई मीन हाउ कम यू एक्चुअली, यू पीपल, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, एक एक करके अगर बात करें तो जैसे भुवन सर आप ही बताएं कैसे, मतलब आप कहाँ आकर यहाँ फंस गए? सर एक्सीडेंटल टीचर, दैट इज़ माई स्टोरी का से अगर मेरे को टाइटल डालना होगा तो वही है सर। ये मनमोहन सिंह जी पर मारा जा रहा है। हाँ, कुछ सोच। सो आई टेल यू समथिंग। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2011 सर, एंड आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड। माय फादर वाज द मोमेंट यू सेड कि पिताजी ने कहा फ्लाइट की टिकट करा दूंगा, आई न्यू वी आर टॉकिंग टू समबडी एल्स। जी। हमारी वाली पीढ़ी का मामला नहीं है। एंड आई एम हैप्पी टू एक्नॉलेज द हमारे privilege, यहाँ तो sir. वो था जी. कि बस की टिकट करा के आ जाइए। No, I'm happy to acknowledge the privilege, sir. My father was in the Indian Forest Service. Oh. मैंने उनके साथ जो उनका कार्यकाल में मैंने देखा है, I had access and exposure to a lot of geography and environment. And जब मैंने अपना UPSC का प्रिपरेशन शुरू किया तो by default I gravitated towards geography. और उसके बाद जब मैंने पढ़ाई किया, I went towards mains and interviews. फिर मैं 2015 में सेलेक्ट होता हूँ रैंक 61 के साथ सर इन प्रसार भारती, जहाँ पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में डेप्यूट हुआ। I had the proud privilege to be a part of Mann Ki Baat team of Honorable Prime Minister, and I was also the chief commentator for All India Radio and दूरदर्शन। तो सर एक तरीके से आप देखें, जैसे कहते हैं ना सर, लाइफ का एक चक्र है, एक सर्कल है। तो मेरा सब्जेक्ट, मेरा पहला प्यार ज्योग्राफी था, एंड आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैंने 10 साल तक अपना कार्यकाल में अपने सर्विस दिया सर। एंड देन आई गॉट टायर्ड ऑफ इट क्योंकि वो रेपिटेटिव था, and I was not seeing any growth per se. After a certain अगर point आप of किसी time, को भी 10 साल लगातार मन की बात सुननी पड़ेगी, but I've got to be tired. चलिए। so as much as I would like to, but yeah, okay, I agree with your point. And then I see sir कि I had this opportunity to transition to a public speaking space. I had options. मैं या तो उसमें न्यूज़ चैनल में जाता, I had offers from न्यूज़ चैनल, I will not name them, and then I had an offer from here, from Study IQ. And then सर मैंने बचपन में एक कोट सुना था, हमारे इंग्लिश टीचर ने हमको बताया था कि लाइफ में एक्सेलेंस के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, यू शुड मर्ज योर एवोकेशन एंड वोकेशन। और मैंने देखा कि स्टडी IQ में आई एम एबल टू मर्ज बोथ ऑफ देम, माई लव फॉर जोग्राफी एंड माई पब्लिक स्पीकिंग से प्रेजेंटेशन स्किल्स। बट सर मज़े की बात यह है कि मेरा स्टडी IQ में जब चयन हुआ, इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, आई वॉज सेलेक्टेड एज अ इंग्लिश फैकल्टी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या बात है। सो मैंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्लासेस लेना शुरू किया सर। देन इवेंचुअली आई अप्रोच द मैनेजमेंट सेइंग, सुनिए मैं ज्योग्राफी मुझे पसंद है, आप पढ़ाने का मौका दीजिए मुझे, चेक इट आउट कैसा है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा आता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड माय स्टूडेंट्स फीडबैक, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांजिशन टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि वो मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे सर। और वहीं से फिर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में फिर ट्रांजिशन किया, एंड देन आई बिकेम से वॉइस ऑन आवर मेन चैनल स्टडी IQ IS यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के केस स्टडीज़ कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर्स ले रहा हूँ सर। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि सर जब आप ट्रेस करते हैं ना किसी का जर्नी, तो ऐसा कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटल नहीं होता है, पर जब आप ट्रांजिशन करते हैं किसी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में, वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस स्किल्स को डेवलप किए हैं,
और सर कितना भूख है आप में, कितना हंगर है आप में? थैंक यू भुवन फॉर सेइंग इट, बिकॉज मैं पिछले आप जानते हैं 20-25 सालों से लगातार डैफ पढ़ रहा हूँ, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि डैफ में जहाँ आपको टर्न्स एंड ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं उस जगह को क्लोजली देखिए। किसी भी व्यक्ति की लाइफ जर्नी डैफ में होती है तो ठीक है, जिस समय वो चल रहा है, लेकिन जहाँ भी उसने कोई मोड़ लिया है, इफ़ देर इज़ अ गैप, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स अच्छे जा रहे थे, अचानक कम हो गए हैं, स्कूल बदला है, प्लेस बदला है, इंटरेस्ट बदला है, वो सब डैफ में होता है। जहाँ भी वो टर्न है उस जगह को अगर थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर आप देखेंगे तो उस व्यक्ति का कैरेक्टर इमर्ज करता है, क्योंकि लीनियर जर्नी में व्यक्ति फ्लो में होता है, अधिकतर चीज़ें वैसे ही कर रहा होता है जैसी है, लेकिन जब वो मोड़ लेता है असल टेस्ट वही होता है उसके कैरेक्टर का। एंड मतलब आपकी जर्नी देख के ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मेरी सहानुभूति, क्योंकि आपको 10 साल तक मन की बात सुननी पड़ी है। व्हाट डू यू से चंदन, आपके यू वर आल्सो फ्रॉम द सिमिलर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड? Sir, to some extent. मतलब आई एम द ओनली अंडर प्रिविलेज्ड हियर। आई एम ऑल्सो। सर मेरे पिताजी भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में रह चुके हैं, एंड मतलब 37 ईयर्स का उनका रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इनके साथ रहा है करियर। तो रेलवेज में खासकर मतलब काफ़ी प्रिविलेज रहता है अलग अलग चीज़ों का, तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दी कि एक तो होता है, मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि लाइफस्टाइल एक होती है बहुत से लोगों की मोटिवेशन कि अगर ये लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है तो वो चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी एग्ज़ाम। उसके साथ साथ सर ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में आया तो काफ़ी सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स होते थे। तो 2017 का एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जिसने मतलब पहली बार जेन्युइनली मेरे अंदर एक मोटिवेशन जगाई कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल। 2017 में उत्तर प्रदेश में न्यू सरकार अभी रिसेंटली बनी थी, और वाराणसी में एक ब्रिज, उसकी एक स्लैब कोलैप्स कर गई, नीचे जो लोग थे उनका दे हैड टू सफ़र, और उसमें ना एक फैमिली की स्टोरी को कवर किया था। एंड जब जब मैं ये बात करता हूँ मेरे रोंगटे दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो जो मम्मी पापा थे वो अपने बेटे को कोटा की ट्रेन छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में ये ट्रेजेडी हो गई। उस फैमिली में से द फादर कुड नॉट सर्वाइव, द चाइल्ड कुड नॉट सर्वाइव, सिर्फ माताश्री बचें। और उस इंसिडेंट ने मतलब अंदर से मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम 120 करोड़ के लोग मतलब आबादी वाले देश में रहते हैं, और अभी तक हम ये नहीं इंश्योर कर पाए कि एजुकेशन जैसी बेसिक चीज़ के लिए हमें एक कोने से दूसरे कोने तक ना जाना पड़े। बिकॉज बांग्लादेश इज़ मोर क्लोज टू वाराणसी इन कंपैरिजन टू कोटा, नेपाल ज़्यादा पास पड़ जाएगा। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे एक इस चीज़ में मोटिवेट किया कि अगर मैं IAS बनता भी हूँ तो वो जो पहले का वो ग्लैमर के लिए बनना है, एंट्री जो होती है, वो मेरी मोटिवेशन ना रहकर थी कि मैं जेन्युइनली कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे देश की पीढ़ियाँ इंप्रूव हों। अब UPSC में मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार की रही कि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, 17 और 18 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, बट वही कहते हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस। तो उसमें जो हमने लर्निंग्स ली उससे हमारा 2020 का और 2022 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, हमने मेंस लिखा। 2021 की PCS की इंटरव्यू तक हम पहुँचे पंजाब PCS में, और 22 में मेरे को था कि जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। और जो एक होता ना अंदर एक कोर कि आई हैव टू डू समथिंग, वो वाराणसी वाला इंसिडेंट आज तक मैं नहीं भुला पा रहा उसको। हालांकि देश के एक दूसरे कोने में ये इंसिडेंट हुआ है, बट स्टिल आई कैन फील दैट पेन। और इस तरह की कितनी और कहानियाँ होंगी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हमारी एक वाइब होती है, और वो वाइब हमारे रास्ते खुद तैयार करना शुरू कर देती है। तो मैंने कंटेंट मेकिंग से शुरुआत की, फिर 2018 के अटेम्प्ट के बाद मैंने थोड़ा जॉब को देखा, और उसमें टीचिंग में मुझे मज़ा आने लग पड़ा इसी इंसिडेंट की वजह से कि आई एम बिल्डिंग समथिंग। मे बी ये बच्चा, जैसे चंडीगढ़ के मैंने कोचिंग में शुरू किया, तो चंडीगढ़ की अपनी पॉपुलेशन वहाँ पे पढ़ रही है, तो मुझे था कि ठीक है, ये बच्चे को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ की जहरीली हवा को इनहेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पर इसको बेस्ट हम दे सकें। तो कहीं ना कहीं यही करते 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 2022 में जब मैंने डिसाइड किया कि आई एम डन विद UPSC, आई एम डन विद सिविल सर्विसेज, तो स्टडी IQ में मुझे ब्रेक मिला। एंड भुवन सर, एक बात कहनी पड़ेगी, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि जो मैंने अपना इधर रिज्यूमे दिया था वो फैकल्टी का था, हिस्ट्री का पर्टिकुलरली। कंटेंट तो पहुंचे, कंटेंट भी नहीं, मैनेजमेंट मिली मुझे मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो मिला,
एक महीना उसमें मैंने काम किया, बट वही बात है, किक एक चीज़ होती है कि कोई काम हम करते हैं उसमें किक मिलनी चाहिए। तो आई एम लकी एंड थैंकफुल इनफ कि मेरे चेहरे पे मेरे भाव नज़र आ जाते हैं कि अगर मैं गुस्से में होता हूँ तो वो दिख जाता है कि थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो लकी इनफ के बॉसेस ने भी उसको रियलाइज़ कर लिया और खुद ही आके वो, आई डोंट नो वो बहाना था कि क्या था, बट डिस्कशन की कि हमें कुछ नए इनिशिएटिव्स शुरू करने पड़ेंगे, तो क्या करें। तो उसमें डिसाइड ये होना था कि करंट अफेयर्स की हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करनी है और ज़्यादातर फैकल्टीज करंट अफेयर्स से भागते हैं थोड़ा सा बचते हैं। कम टू दैट। हर दिन एक नई चीज़ पढ़ो, एक सरप्राइज है कि आज का अखबार कैसा दिखेगा, कैसा आएगा। तो उसमें कहते हैं कि हमें ना पर समझ नहीं आ रहा कि किसको हम चूज़ करें। तो मैं अपने जो मैनेजमेंट में वो उतनी किक मुझे नहीं मिल रही थी और मैंने प्रपोज किया कि मैं ही कर देता हूँ अगर। तो पहले तो थोड़ा सा इसको व्यंग्य की तरह लिया गया, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, कहते कि सोचते हैं चलो। बट उसी दिन कहा कि अगर डेमो दे सकते हो तो दे दीजिए। हालांकि मैंने अपने रिज्यूमे के साथ डेमो भी लगाए थे, बट उन्होंने फिर भी मांगे। तो डेमो में कुछ ऐसा हुआ दैट जो हमारे उस समय के को फाउंडर थे उनको कुछ नज़र आया, उन्होंने कहा कि ये करेगा लड़का। तो अगले ही दिन से, आई रिमेंबर 1 दिसंबर 2022, दैट वाज द डे 1 जब इंडियन एक्सप्रेस की हमारी जो 10 बजे वाली सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक। उसमें जो स्टूडेंट्स का प्यार मिला, जो मुझे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिली, और सबसे बड़ी बात कि मतलब और कोई भी सब्जेक्ट में आई डोंट थिंक सो कि इतना हम नॉलेज हमें मिलती है जितनी कि करंट अफेयर्स को करके मिलती वो है। तो हर विषय वाला कहेगा कि नहीं हमारे विषय में ज़्यादा मिलती है, लेकिन करंट अफेयर्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, प्रिविलेज वालों को छोड़ देते हैं। हाँ बताइए सर, अंडर प्रिविलेज्ड कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर? बताएं। तो सर मेरी जो जर्नी है यूपीएस, पहले आई डिड इंजीनियरिंग और उसके बाद उस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी की तरफ ग्रेविटेट होना है और मैं कुछ कुछ पढ़ने लग गया था। बट जैसे कि तैयारी में कुछ कुछ पढ़ने से लगता तो है कि आप तैयारी की तरफ जा रहे हो, होता नहीं है। फिर मैंने पब्लिक पॉलिसी चूज़ किया कि अल्टीमेटली जाना इस साइड है तो पब्लिक पॉलिसी की तरफ जाते हैं। तो मास्टर्स करने लग गए, साथ साथ में तैयारी करने लग गए। तो मेरे टाइम पे सर 2 ऑप्शनल होते थे। हाँ। और प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल होता था मेरे टाइम, और मैंने 3 ऑप्शनल पढ़े। अरे वाह। तो मतलब पढ़ने का मज़ा आ रहा था और पढ़ने के मज़े में सर ऑप्शनल कौन कौन से थे एक बार? मेरा पीएसआईआर था, था, सोशियोलॉजी था, और कुछ टाइम के लिए मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था क्योंकि इंजीनियरिंग और वो टेक वाला ऐसा। तो लेकिन फिर मज़ा आने लगा, मज़े में टाइम ज़्यादा निकल गया। अच्छा, फिर मैंने जो अटेम्प्ट दिया तो उस टाइम पे ना अगर आपका मतलब जीएस ठीक है, मतलब हो जाता है। तो पॉइंट है कि 3 अटेम्प्ट दिए और 2 इंटरव्यू दिए, और उसके बाद जब बैक टू ज़ीरो स्टार्ट करनी है फिर प्रीलिम्स की जर्नी, तो लगा कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस टाइम पे एक आईबी का 1.5 साल पहले कोई एग्ज़ाम दिया था जो ACIU वाला था, वो फिर उसका कॉल लेटर आया कि अब ये आपका हो गया है, इंटरव्यू भी दे चुके थे उसका। फिर बाई चांस जब होने लगती हैं चीज़ें सही, फिर एकदम से सारी होने लगती हैं, नहीं तो 3 साल तक 4 साल तक लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में। तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट में सर अपॉर्चुनिटी मिली ड्यू टू द वर्क दैट आई वाज डूइंग इन पब्लिक पॉलिसी। तो मैं एक थिंक टैंक के साथ भी साथ में एसोसिएट हो गया था। तो उसमें कंसल्टेंट की पोजीशन थी इन ऑफिस ऑफ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, WCD SC/ST। तो कुछ टाइम वहाँ काम किया, फिर कुछ टाइम PGMS में काम किया, और फिर जो एक था ना कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, ये करना है, फिर उन लोगों के साथ हम खुद काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद सर थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि जो हम, जैसे मैं यूपी से आता हूँ और वहाँ पे MLA बहुत बड़ी चीज़ होती है, और यहाँ पर MLAs रोज़ आपके ऑफिस में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पेंशन कैंप्स लगवा दीजिए, हमारे यहाँ ये कर दीजिए। तो वो एक अलग जोन था, और जितने लोग मुझे कभी मेरे होम टाउन में नहीं जानते होंगे, उससे ज़्यादा लोग दिल्ली में जाने लगे थे ड्यू टू दी वर्क प्रोफाइल इन दिल्ली सेक्रेटरीट। तो मुझे लगा कि यार अब वो दोबारा से एग्ज़ाम के लिए एफर्ट करना वो शायद हो नहीं पा रहा है। तो बाई चांस मेरे एक दोस्त की कोचिंग थी करोल बाग में, तो मैं वहाँ पे मिलने गया हुआ था, और तब मेंस का एग्ज़ाम हुआ ही था। तो उसने कहा कि यार मेंस अभी हुआ है तो ज़रा बच्चों को समझा दो। तो मैंने समझाया कि ये पेपर है, ये अप्रोच है, ऐसा ऐसा। बच्चों को बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने कहा इनसे पढ़ना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं सही में टीचर हूँ, तो उसने कहा आपको इन्हें पढ़ाना। मैंने कहा भाई मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे पास कोई लेक्चर प्लान भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ा दो और अच्छा पढ़ाओगे, बच्चों को पसंद आया है। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कि इसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, क्या है ऐसा। तो फाइनली उसने कहा कि आ जाइए मॉर्निंग। मैंने कहा मॉर्निंग में आ ही नहीं सकता, ऑफिस जाना होता भाई। तो उसने कहा कि किस टाइम? मैंने कहा 7 बजे भी अगर करोगे तो भी 2 ही घंटे क्लास लेके मुझे जाना होगा। तो बच्चे मान गए।
तो मैंने कहा गजब कमिटमेंट है यार बच्चों का। तो खैर वो टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद मैंने इकोनॉमी पढ़ाया, और उस समय सर डेटा चार्जेस वर क्वाइट हाई। मैं बात कर रहा हूँ 2014 लास्ट की, 2015 शुरू होने वाला 2 था GB 1000 रुपए का हाँ, टाटा डोकोमो उस टाइम पे। और उस टाइम पे यूट्यूब पे जो वीडियो डाली, वो वीडियो भी ऐसी थी सर, पीछे क्लास की कैमरा रखा था, उन्होंने ऑफलाइन को रिकॉर्ड किया था, तो ऑफलाइन क्लास थी वो। उस टाइम पे सर 1 लाख चली गई वीडियो, और वो एक नया फिनोमेना था। फिर उन्होंने और कोर्स जो इकोनॉमी पढ़ा रहा था मैं, और वो कोर्सेज डालने स्टार्ट किए, वो अच्छा चलने लगे। तो So you started more like a YouTube teacher. नहीं, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, वो ऑफलाइन की ही रिकॉर्डिंग वो डाल रहे थे, और उसका कुछ पेड कोर्सेज वो दे रहे थे, रिकॉर्डिंग होती थी उस टाइम पे, वो पेन ड्राइव वगैरह स्टार्ट हुए थे। तो मुझे लगा कि यार ये तो मज़ा भी आ रहा है, इज्जत भी मिल रही है, ठीक है, तो सब कुछ मिल रहा है, तो ठीक है। फिर सर ऐसा ही जो जॉब के साथ जो है 2 साल तक चलता रहा, और फिर लगा कि यार अगर करना है तो जिसमें मज़ा आ रहा है तो पूरी तरीके से करते हैं। घर वालों को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा, एंड देन फाइनली सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। देखिए, अगर मैं इन कहानियों को ध्यान से एक साथ देखूं और अपनी जो मेरी क्रिटिकल जो भी अब तक समझ पैदा हुई है उसमें, तो कुछ आपत्ति वाली चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज इट नॉट। मैं एक टीचर हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, उससे पहले स्कूल में पढ़ाता था। मैंने अपनी जो टीचिंग है उसे बाकायदा एक डिसिप्लिन की तरह, एजुकेशन को एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ा है। और मुझे हमेशा इस बात से आपत्ति होती है कि अधिकांश लोग टीचिंग को हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से लेते हैं। जैसे कि मुझे अच्छा लगा जब आपने पहली बार कहा कि मेरे पास कोई टीचिंग प्लान नहीं था जी, जिसका मतलब है कि कम से कम ये रियलाइजेशन कि टीचिंग एक व्यवस्थित काम है। इट इज़ अ डिसिप्लिन लाइक एनी अदर, बिल्कुल, जिसमें कि आपके पास एक टीचिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास पेडागोजी की समझ होनी चाहिए, आपके पास साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देख रहे हैं कि खासतौर से आजकल जो हमारी दुनिया के लोग टीचर्स अचानक सेलिब्रिटीज़ बने हैं, उसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो वो एक्सीडेंटली उस जगह पर हैं, एंड दे नेवर कंसिडर्ड कि उन्हें इस डिसिप्लिन को समझना चाहिए, पेडागोजी को समझना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कोई ऐसा नहीं कहता अचानक। हमेशा मैंने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा, तो बाद में वो वायरल हो गई कि कोई डॉक्टर अगर आपको कोई व्यक्ति मिले कि अरे यार मुझे ना डॉक्टरी बहुत पसंद थी इसलिए मैंने लेके इंजेक्शन और सर्जरी करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूं, लेकिन टीचिंग में ऐसा दिखाई देता है। सर डॉक्टर के साथ ये कंपैरिजन मुझे लगता है ठीक नहीं है सर। टीचिंग मेरे हिसाब से इट्स अबाउट पैशन फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। आई वाज हैविंग पैशन फॉर इकोनॉमी, आई वाज हैविंग पैशन फॉर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इट्स एन आर्ट, ठीक है। आर्ट कैन नॉट बी टॉट। ओके, जो कन्वेंशनल टीचिंग है, मुझे जैसे अभी भी PSR ऑप्शनल में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरी क्लास में, दे आर टॉट बाय बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बाद वो कहते हैं कि सर इस तरीके से इस थिंकर को कभी पढ़ा ही नहीं। सो व्हाई दैट इज हैपनिंग? इफ दैट पर्सन हैज टॉट इन दैट यूनिवर्सिटी, मतलब उसने उन्होंने नॉलेज हो सकता है बहुत कुछ उनके पास हो, 15 साल उन्होंने पढ़ाया है, लेकिन यानी कि ये डिटरमाइन नहीं करता कि अगर आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से पढ़ा है और पढ़ाना सीखा है तो आप एक अच्छे टीचर हो ही जाओगे। अच्छा टीचर होने के लिए ना सर कुछ एक्स फैक्टर चाहिए। गुड। एंड स्टूडेंट्स डिजर्व सच टीचर्स, एंड दिस यू कैन से दीज प्लेटफॉर्म्स हैज एक्चुअली गिवन दीज काइंड ऑफ टीचर्स। स्टडी IQ हो या कोई और भी हो, ऐसे टीचर्स दिए हैं जिन्होंने कभी कन्वेंशनल वो नहीं पढ़ा। लेट अस डाइव डीप इनटू। ठीक है। नॉर्मली जब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे आप सब लोग अधिकतर ऑनलाइन पढ़ाते हैं जी, और पूरी दुनिया में ऑनलाइन टीचिंग की पेडागोजीज़ को लेकर, मेथोडोलॉजीज़ को लेकर बहस हो रही है, पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, लोग सामने निकल कर आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि भाई केवल लेक्चर देना पढ़ाना नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना, लेक्चर देना तो एक हिस्सा है, बिल्कुल। बल्कि अगर मेथड्स की बात की जाए तो नॉर्मली 4 Qs की बात की जाती है, 4 क्वाड्रेंट्स की बात की जाती है इसका, कि लेक्चर देना एक चीज़ है, उसके साथ आपको स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, फॉरम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, और एडिशनल पढ़ने के लिए कुछ और मटेरियल देना, चीज़ें मतलब सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग अपनी क्लासेस में इसको कैसे हैंडल करते हैं? अपनी क्लासेस में केवल गए, लेक्चर डिलीवर किया पे ख़त्म होता है, या जो बाकी भूख रह गई और मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, आपस में डिस्कशन चाहिए, इवैल्यूएशन चाहिए, हाउ डू यू हैंडल इट? सर ये ना पूरा का पूरा एक साइकिल है जो आपने बताया ना, 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज अ साइकिल विच स्टार्ट्स विद स्टूडेंट की इच्छा, देन ट्रांसपायर्स इनटू द लेक्चर जहाँ पर हम सब लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वहाँ से फिर जो आगे की चीज़ें हैं जो जनरली नज़र नहीं आती, जैसे यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स नज़र आएंगे लेकिन बैक एंड का सपोर्ट नहीं दिखता, तो उसमें वी हैव सर्टन फोरम्स ऑन आवर ऐप एज वेल, और हम सब के आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं
जहाँ पर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के डाउट्स पूछते हैं, हम भी उसमें एक्टिव रहते हैं, तो एक डाउट एड्रेस कर दिया जाता है। जैसे मुझे अभी याद है, ये रूपी हमारा बेचारा 90 के मार्क पर लुढ़क गया था अभी रिसेंटली, और वापस अभी थोड़ा सा उठा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे मिनिस्टर ने कहा कि रुपी नहीं गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है। उसका सर इम्पैक्ट वही है, इम्पैक्ट तो सिमिलर ही पड़ेगा। तो अब इसमें ना कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, विच इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर एनीवन विद अ नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड। और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से होते हैं, मैं खुद भी था, इकोनॉमी में नहीं था कुछ पता, तो उसको बिल्कुल देसी भाषा में समझा पाना। जैसे एक व्हाट्सएप, हमारा टेलीग्राम पे ही एक ग्रुप है, उसमें मैंने बिल्कुल देसी भाषा में जो मुझे समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, वो मैंने भेज दिया। तो कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये मतलब किसी भी बुक में जो प्योर कंसेप्चुअल चीज़ बताई गई ये वाले है, मेथड में ये समझ में लगा है। जैसे मैं इन्फ्लेशन को कहता हूँ कि दाग की तरह इन्फ्लेशन भी अच्छी है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो थोड़ी इन्फ्लेशन तो आएगी साथ में। तो ये चीज़ें हैं सर, जो क्लास के साथ बैक एंड पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके लिए फोरम्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑनलाइन में पूरी वो स्पेस है। इनफैक्ट मतलब मेरे हिसाब से जब मैं तैयारी करता था तो हमारी कैंटीन्स यूज टू बी दोज फोरम्स। क्लासरूम में तो हमें फैकल्टी को सुनना है, कैंटीन में होता था एक्चुअल डिस्कशंस होती थी जिसमें रियल डिस्कशंस चल रही हैं, वो मेंस के पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। आज की डेट में मुझे लगता है कि ये ग्रुप्स, ये स्टडी IQ की ऐप हो गई, ये वो चीज़ें बन रही हैं और इसमें दूर दूर बैठे लोग काफ़ी मतलब क्लोज आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड मटीरियल की बात करें तो सर इसमें एक तो गूगल भगवान वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं आज की डेट में, खासकर AI के कारण थोड़ा और उसने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। प्लस दूसरा सर मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे और आज के टाइम पे ना ये एक डिफरेंस आया है कि पहले टाइम पे थोड़ा बल्कीनेस ज़्यादा थी। आज के टाइम पे मैं तो ये महसूस कर पा रहा हूँ कि विद टाइम थोड़ा ट्रिमिंग हो रही है कंटेंट की, डाइवर्सिटी बढ़ रही है लेकिन कंटेंट ट्रिम हो रहा है जिससे कि बच्चे का टाइम बच रहा है। टेल मी मोर अबाउट इट, बिकॉज नॉर्मली राय इसके ठीक विपरीत है कि बहुत ज़्यादा सामग्री हो गई है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सामग्री भले ही ज़्यादा हो गई है, बच्चे के पास जो पहुंच रहा है वो एकदम कट छट के एकदम साफ सुथरा पहुंच रहा है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब क्या है कि हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में कई सारी किताबें बहुत सारी आ गई हैं। जैसे हमारे टाइम पे बिपिन चंद्र होती थी, 2 किताबें थी, एक पतले वाली एक मोटे वाली तो ये है। उसके बाद मैनी अदर बुक्स केम, मैं अब नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारी किताबें आई जिनमें सबने सेम बात बताई हुई है। और बच्चा भी क्योंकि कहीं ना कहीं वैसा है कि वो किताब के मोटापे को देख के जज कर रहा है कि ये ज़्यादा इसमें से आएगा, कि पतले वाले बिपिन चंद्र की वैल्यू नहीं है, जबकि ज़्यादा अच्छी मुझे वो लगती है आज भी। तो ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज की डेट में आपको एकदम DD बासु याद आ रही है आप लोगों ने अभी लोग पढ़ते हैं DD बासु या सब लक्ष्मीकांत पे चले गए हैं? सर हमने तो पढ़ाया है और मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा सर, टीचर की जो जिम्मेदारी है ना वो ये भी है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है तो पॉलिटी में से लक्ष्मीकांत है, बट नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर सच कि आप लक्ष्मीकांत से कवर नहीं कर सकते। और बच्चे को आप ये भी नहीं कह सकते कि आप DD बासु से पढ़ लो तो उससे भी हो ही जाएगा। यहाँ टीचर की जिम्मेदारी वो जो आपने कहा कि उनके अंदर सोच डेवलप करनी है। तो जो ट्रैप क्वेश्चंस थ्रो करते हैं ना बच्चों पे, वो यही इसलिए करते हैं कि भाई तुम्हें ये सोच डेवलप। मुझे पता लगा कि ट्रैप क्वेश्चन आपका USP है। जी USP क्या मतलब ट्राई करते हैं तो उससे अल्टीमेटली वैल्यू मिलती है। अच्छा सर, आपने एक और बात कही थी, वो टीचिंग एज अ फॉर्मल एजुकेशन एंड देन टीचिंग। आपको नहीं लगता सर हर एक फील्ड में अगर आप देखें किसी ने इनोवेशन किया है, जनरली उन लोगों ने किया है जिन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में फॉर्मल एजुकेशन शायद न ली हो। उसका एक रेशनल जो मैंने पढ़ा और समझा वो ये था कि जब आप किसी एक फील्ड में फॉर्मल एजुकेशन में होते हैं तो कई बार वही आपकी लिमिटेशन भी बन जाती है, दायरे भी बन जाते हैं। ठीक बात है। लाइक दीस आर द 4 क्वाड्रेंट्स। ब्रदर इन लॉ ने एक ना टिप्पणी की आपकी इसी बात पे, वो कहते हैं कि अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना तो MBA मत करना, कि MBA करने से यू माइट फील स्केयर्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि वो नंबर्स आप देखने शुरू कर दोगे तो तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगेगा। ये जो आपका कहना है वो कुछ हद तक इस मायने में सच है कि जब आप एक डिसिप्लिन में शामिल होते हैं तो उस डिसिप्लिन का अनुशासन आपको चीज़ों को डिफाइन करना और उनकी बाउंड्री बनना शुरू करता है। हालांकि मेरा अभी भी मानना ये है कि डिसिप्लिन अगर आपने चाहे फॉर्मली पढ़ा हो या इनफॉर्मली पढ़ा हो, वो आपकी मदद इस मायने में करता है कि वो चीज़ें जो गलतियां पहले दूसरी दुनिया कर चुकी है वो जरूरत उसे आपको दोबारा नहीं करना पड़ता, वो आप उससे सीख सकते हैं। तो वो मदद जरूर मिलती है। इज इट द सेम इन योर डिसिप्लिन? मेरे ख्याल में सर, आई एम जस्ट हैविंग दिस थॉट दैट सर, वुड एनी ऑफ अस एग्जिस्ट if our country's education system was really that good? We wouldn't.
प्रॉबेबली वी कैन से कि हमारा जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का कहीं ना कहीं तो कुछ लैकिंग है, विच द सिस्टम हैज़ बीन अनेबल टू फिगर आउट सो फार, विच इज़ वाई वी आर फिलिंग दैट नॉलेज गैप फॉर द स्टूडेंट. And sir, just to add to that thing, कि sir, do you need to have that formal education to teach that subject? Sir, I'm reminded of Sir Alex Ferguson. He's one of the best managers to have ever graced the game of football. वो कभी Premier League level पे नहीं खेले, but he has the highest number of trophies at the Premier League level. So it's not necessary कि आपको उस फील्ड में कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, वो घिसा पिटा तरीके से पढ़ के आना चाहिए. आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ जय शाह यार. Sir, the beauty lies in the eyes of the beholder after all, sir. But it's a matter of perspective, and so we need to realize and accept that, sir, that you need not have that conventional, formal, traditional method to crack a particular system. इसमें सर नॉर्मली जिन लोगों ने MS धोनी वाली मूवी देखी होगी उसमें भी MS धोनी इनिशियली गोलकीपर के लिए खेलते थे. ही लाइक्ड फुटबॉल मोर, और क्रिकेट की कोई खास ऐसे फॉर्मल उनके पास कोचिंग नहीं थी. बट व्हेन ही डिड द ट्रायल्स फॉर द इंडियन टीम, तो उनका कीपिंग का स्टाइल वाज अनकन्वेंशनल, मे बी बिकॉज ऑफ दिस फुटबॉल बैकग्राउंड, कि जिस तरह से आप उनके जेस्चर्स अभी भी अगर देखेंगे तो इट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, विच हैज़ ब्रॉट लॉट्स ऑफ लॉरल्स फॉर द इंडियन टीम. तो कहीं ना कहीं आई थिंक अनकन्वेंशनैलिटी जो है वो स्ट्रेंथ बन जाती है, और विद टाइम मतलब कोई भी चीज़ हम जब एक बार करना स्टार्ट करते हैं, इफ़ वी डू इट रेगुलरली, वी डू इट विद डिसिप्लिन, तो उसमें निपुणता आती ही है. आई थिंक दिस वन, ये जो आपने बाद में बात कही वो शायद ज़्यादा बड़ा कारण होगी, बिकॉज ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बार बार दिया जाता है कि भाई देयर इज़ अ गैप इन दी फॉर्मल एजुकेशन एंड दैट्स वाई एक पूरा का पूरा व्यवस्था, पूरी के पूरा इकोसिस्टम इमर्ज किया है. जबकि मुझे लगता है कि इस इकोसिस्टम के इमर्ज करने के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं, जिनमें से एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का काम कभी भी लोगों को नौकरियों के लिए तैयार करना नहीं था. लोगों को नौकरियों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग तैयार करना उनका काम था. ये अलग बात है कि बहुत सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में भी असफल हुए, दैट इज़ टू बी एडमिटेड, लेकिन ये उनका काम कभी नहीं था. इसलिए उस समय भी जब आप एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखेंगे और ख़ासतौर से पिछले 10-15 साल के देखेंगे, तो चूंकि कंपटीशन का लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका था और इकोसिस्टम पहले से इमर्ज कर रहा था कि इसके बाद अब इसी इकोसिस्टम के बाहर के लोगों के लिए एग्जामिनेशंस को क्रैक करना लगभग असंभव हो गया. इसमें आने का मतलब ये नहीं था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ना आने का मतलब था कि सिलेक्शन नहीं होगा. इट स्टार्टेड विद कोटा, the JEE thing, the NEET thing, and also percolated down or upward to the UPSC and other competitive examination. तो formal education पर ये के बारे में ये कहना कि formal education कमतर थी, इस वजह से ये गैप फिल करने के लिए आए, ये शायद पार्शियली सच है. उन इंस्टीट्यूशंस के लिए तो खास तौर से सच है जो कि मान लीजिए बहुत सारे राज्यों में कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं जो केवल परीक्षाएं लेकर छोड़ देती हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई नहीं होती. वहाँ पे तो ऑब्वियसली एक गैप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. लेकिन सिंस आई हैव बीन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड आई हैव सीन कि जैसे आपने कहा ना कि वो केवल क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो क्लासरूम से आप निकल कर आते हैं, फिर आप कैंटीन में सीखते हैं, फिर आप सड़कों पे सीखते हैं, फिर आप चाय की गुमटियों पे सीखते हैं, और एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पर भी था उस क्रिटिकल थिंकिंग का. तो आई थिंक इट्स बोथ वे. थोड़ा सा गैप भी है जो पूरा किया है एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने, और दूसरा इस इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड खुद भी पैदा की है. मतलब उस समय हम सब लोगों ने अपनी अपनी अच्छी बुरी भूमिकाएं फॉर्चुनेटली अदा की हैं कि लोग एक अचानक एक भेड़चाल भी तो बनी है ना कि सबको यही वाली नौकरियाँ करनी है, और जितने ज़्यादा लोग ऐसी नौकरियां करना चाहेंगे उतना ज़्यादा उद्योगों के लिए अच्छा रहेगा. वह हिस्सा भी रहा है. इसको एलेबरेट करेंगे सर? देखिए मैं तो कर दूंगा, स्टूडियो आपका मैं तो विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, मेरे लिए तो करना आसान है. पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, अगर ये लेट्स फेस इट, द ट्रुथ इज कि ओवर द ईयर्स, पिछले 10-15 सालों में कम से कम 3 इंडस्ट्री की बात मैं कहता हूँ. एक तो कोचिंग मेटिंग इंडस्ट्री तो एक पॉपुलर पंचिंग बैग है, उस पर तो कोई भी आके घुसे चलाना शुरू कर ही देता है. लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर्स की पूरी इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर OTT में इन लोगों ने एक अचानक इसका हुआ जो आप बोल रहे थे ना, गेट खुलता है और अजीमो शान शहनशाह, लोगों के मन में वो वाली जो चाह पैदा होनी शुरू होती है. एंड देन द मोटिवेशनल स्पीकर्स वाली जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, इन उद्योगों की वजह से भी डिमांड लेवल पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पुश की गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये एहसास कराना कि देखिए आप बन सकते हैं,
आपको बनना चाहिए, विच इज़ फाइन। मैं हमेशा से कहता हूँ किसी भी रिपब्लिक में हर व्यक्ति के पास ये हक होना ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये गैप दिखाना कि देखिए आप बन सकते हैं लेकिन आप में ये कमी है और हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड दिस डिमांड एंड सप्लाई, पहले आपने डिमांड क्रिएट की और फिर आपने उस डिमांड को पूरा करने का के लिए जो चीज़ें जुटाने की आवश्यकता थी उसे जुटाया। And it has worked in many countries and it has worked in our society as well. I am again saying it started with the JEE NEET thing. JEE NEET में सब लोगों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है कि पहले तो चाह पैदा करना और उसके बाद फिर बताना कि बन तो सकते हैं, बस आ जाओ एक बार, हम आपको एकदम, फिर उसके लिए आप कोटा पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आप तमाम इन चीज़ों के उसमें आते हैं। मैं इसे रेफ़र कर रहा था कि हम लोगों ने भी इसमें अपनी अपनी भूमिकाएँ अच्छी बुरी अदा की हैं। व्हाट्स योर टेक? मुझे लगता है सर, समाज में हर एक को हक है एस्पायर करने का। किसी मीडियम से अगर उसको पता लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू वो अपने परिवार का सब चेंज कर सकता है, तो कितनी स्टोरीज़ ऐसी हैं सर, जब स्टार्ट करते हैं ना तो उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पोटेंशियल ही तब रियलाइज़ किया जब वो इस जर्नी में आकर एफर्ट करने लग गया। आप इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम, आप हर एक फील्ड में देखिए, बिजनेस में भी देखिए, क्या हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा से जिस तरफ लोगों को ग्रोथ दिखी है, हंटिंग गैदरिंग से अगर फार्मिंग की तरफ ग्रोथ दिखी, फार्मिंग की तरफ गए, उससे किसी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए। क्या हर किसी को सक्सेस मिल गया? नहीं मिला। सक्सेस कम का होगा, फेलियर ज़्यादा का हो गया। जो फेल होंगे वो भी कहीं और जगह ट्राई करेंगे, फिर उसमें से सक्सीड होंगे। तो दिस इज़ द नेचर। मुझे लगता है कि यहाँ पर ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है इन चीज़ों को, जब कहा जाता है कि दिस इज बैड, दिस इज हैपनिंग बैड। अब लेकर आइए कैपिटलिज्म के क्रिटिक को। आई एम रियली ईगर। आइए आने दीजिए बिकॉज़ मुझे लग रहा है एकदम आपके पहलू बदल रहे होंगे उस कैपिटलिज्म के क्रिटिक के साथ यहाँ पर। जी सर, पहले मैं शशांक सर की पूरी बात सुनना चाहूँगा कि सर क्या इस पे बताना चाहिए। वो फ्लो था। मैंने कहा ना कि सर जो है पहले शिक्षक की भूमिका में होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रवचक की भूमिका में आते हैं, फिर गुरु की भूमिका में। नहीं सर, गुरु का सर काम ही ये है कि भाई आपके मन में सही सवाल आए, किसी भी बात को आप सुने, वो जरूरी है। अगर आप सुन के केवल सोच लें, कन्विंस हो गए नहीं। जब भी पूछा जाता है मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शिक्षक का काम उत्तर देना नहीं है जी, शिक्षक का काम विद्यार्थी के मन में सवाल डालना है। अगर आपने एक बार सही सवाल पैदा करना सिखा दिया, बस व्यक्ति ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो उत्तर तो वो खोज ही लेगा। बिल्कुल। और दुनिया भी वही बदलेगी। बिल्कुल ये चीज़ सर मैं क्लास में भी बताता हूँ। जो बच्चे पूछते हैं ना कि एआई का हम यूज़ ये कर लें वो कर लें, तो उनको यही समझाया जाता है कि एआई से भी सही जवाब लेने के लिए सही सवाल पूछना ज़रूरी है, और वहाँ पर हम लोगों की रेलेवेंस आती है। और रही बात सर जो आपने पूछी चीज़ें, तो उसमें ना मतलब मेरी कुछ थ्योरी है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, बट यही बैठे बैठे दिमाग चलता है तो ख्याल आते हैं। तो सर मुझे लगता है कि एजुकेशन के अंदर ना, जब एजुकेशन छोड़ो कोई भी चीज़ हो, जब रेगुलेट होगी, उसमें रेगुलेशंस आएंगी, तो अलग अलग चीज़ों की क्वांटिफिकेशन होती है कि एक बच्चे का मैथमेटिक्स कितना अच्छा है तो उसके मार्क्स से गेज किया जाएगा, राइट। इसी तरह से उसकी अलग अलग स्किल्स को हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज़ ऑल अबाउट क्वांटिफिकेशन। तो मैं ये बैठा सोच रहा था कि हर चीज़ की क्वांटिफिकेशन संभव नहीं है कि अगर मैं ये देखूं कि मैं कितना अच्छा पति या कितना अच्छा पिता हूं, तो उसको अब मैं कैसे गेज करूंगा कि मैं अपने परिवार को कितनी खुशी दे सकता हूं। अब ये खुशी कितनी दे सकता हूं, इसको क्वांटिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ कितने डिनर डेट्स पे गया, बच्चों को मैं कितना पिकनिक पे लेके गया, बच्चों को डांटा तो मेरे पॉइंट्स कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्वांटिफाई करना शुरू हो जाएंगी। बट द मोमेंट दिस क्वांटिफिकेशन हैपन्स, उसमें क्या होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव इन रियल सेंस अपने परिवार को खुश रखने की जगह इन चीज़ों को सिर्फ चेकलिस्ट की तरह करना हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर स्कूल का, कॉलेज में फिर भी अब चीज़ें बदल रही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई बदलाव आए हैं और उसमें एक पॉजिटिव रे ऑफ होप डेफिनेटली दिख रही है। लेकिन स्कूल एजुकेशन में सर ये जो क्वांटिफिकेशन थी ना हर चीज़ की, और क्लास के ये परसेंटेज होल्डर्स, ग्रेड होल्डर्स को वर्ण व्यवस्था की तरह अरेंज कर देना, टीचर्स एक मतलब सेम बच्चे हैं, उसकी अपनी स्किल है, इसकी अपनी स्किल है, लेकिन एक अलग नज़रिए से देखना कि तू तो मत पूछ, तो हाँ आप बोलो बेटा, राइट। तो ये चीज़ें क्या है कि द क्वांटिफिकेशन समटाइम्स दिस लीड्स टू प्रॉब्लम। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, और इसलिए जो आपने कहा ना कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना हमारा ऑब्जेक्टिव था, दिस पर्पस डाइड जब ये क्वांटिफिकेशंस बीच में आ गई। कि कई बच्चे जैसे 10th स्टैंडर्ड में कितने ऐसे मैंने लोग देखे अपने साथ जो इंजीनियरिंग के लिए मतलब दे वर बॉर्न फॉर दैट,
बट एसएसटी में मार्क्स नहीं आते थे, हिंदी पढ़ने का मन नहीं करता था, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो परसेंटेज कम थी। तो मैथ्स और साइंस वाले टीचर्स भी उनको उसी नज़र से देख रहे हैं, उनकी परसेंटेज के हिसाब से। द मोमेंट दे केम इन 11th 12th और पीसीएम लिया, उनकी ट्रू पोटेंशियल दिखना शुरू हुई। अब कॉलेज में जाकर उन्होंने क्या किया, सीजीपीए फिर कम, लेकिन वहाँ पर अब माहौल मतलब डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हैं, तो वहाँ पर आपकी इनोवेशन के बेसिस पे समझ में आती है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में टीम फतेह थी एक, तो उन्होंने फार्मूला 1 कार एक बनाई, एसआरएम यूनिवर्सिटी का पता लगा, उन्होंने स्पेस की कुछ इक्विपमेंट्स बनानी शुरू कर दी। तो जनरली ये जो बच्चे इन्होंने जो काम किया, ये कोई सीजीपीए होल्डर्स नहीं थे, 10 पॉइंटर्स नहीं थे, दे वर काइंड ऑफ बैक बेंचर्स। अगर मैं सही बताऊं, उनका दिमाग अलग तरीके से चलता था। तो मेरे हिसाब से क्योंकि जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक ऑब्जेक्टिव है और जो उनको करना चाहिए, उसमें गैप है, तो उसी गैप की वजह से कोचिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये गैप फुलफिल नहीं होगा अपने आप से, तब तक हम रहेंगे। So you are into that necessary evil वाला format? सर evil मत कहिए। evil नहीं मैं बोलूँगा, नेसेसरी तो ज़रूर है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स evil। अगर मतलब whenever we see, सर जैसे आपको याद होगा अंकिता एक आई थी, आई थिंक 337th रैंक था उनका, तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑनलाइन में ना एक ये चीज़ होती है कि पीपल नो अस बट वी डोंट नो हु इज़ बिहाइंड दैट ब्लैक कलर का कैमरा। तो जब वो आई एंड व्हेन शी ग्रीटेड मी एंड उन्होंने मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होती है ना कि यस सर कि हमारी ये एक रैंक आई, उसमें चाहे आपका 0.1% रोल था पर था, तो वो जो चीज़ है, वो फीलिंग एंड वो एक्नॉलेजमेंट, वो साफ साफ बताती है कि नेसेसिटी है, ईविल नहीं है। ओके, द लास्ट ये पॉइंट सही किया इन्होंने सर। ऑनलाइन में जैसे कोचिंग्स के बारे में ये तो बताया जाता है कि भाई जो भी मतलब टीचिंग किस तरीके से होती है, ऑनलाइन में एक ये भी है सर। जैसे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन कासगंज यूपी, इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज किया, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, तो उसने कहा कि सर मैं आपके पीएसआर ऑप्शनल बैच का स्टूडेंट था और पापा जज थे, लॉ का भी बैकग्राउंड था, मैंने लॉ क्लियर किया और मुझे आपके बारे में बताया एक स्टूडेंट आपकी पुरानी जो आईएफएस है, मैं नहीं जानता। तो ऑनलाइन में ऐसा भी है सर कि सो मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इन कोर्सेज एज वेल, जिनके बारे में डेटा फिल्टर होके या हम कितने लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे हैं हमें पता भी नहीं लगता। वो बाद में कभी ड्यूरिंग द क्लास आई डू रिमेंबर जब कोविड में हम लोगों को मजबूर किया गया कि ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी, तो हम लोगों की सबसे बड़ी सीमा जो थी वो ये थी कि हमें अब विद्यार्थियों की आंखें नहीं दिखाई दे रही थी। और मुझे क्लासरूम में जब तक विद्यार्थियों की आंखें नहीं दिख, मतलब मेरा सबसे बड़ा इंसेंटिव क्लास में जाने का ही होता है कि आप विद्यार्थियों की आंखों को देखते हैं एंड यू गेट दैट, यू गेट टू नो कि आपने दूसरे की ज़िंदगी में एक आइटा चेंज ला दिया है। ऑनलाइन में कई बार आपको ये सुख से आप वंचित हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट आपको दिखाई नहीं दे रहे होते, आप स्टूडेंट साइड में कमेंट की तरह आ रहे होते हैं, नंबर की तरह आ रहे होते हैं। सो दैट इज़ आई मीन इट्स अगेन इस मीडियम की सीमाओं में से है। पर इसका ये जैसा कहा कि इसमें अचानक सुख किसी दिन आके आपकी झोली में पड़ता भी है कि अचानक कोई आके बताता है सर मैं तो आपका फ़ैन हूँ। ऐसे कितने स्टोरीज होंगे। मतलब शी देन सेड कि सर जब मेरा रिजल्ट आया तो आई ट्राई टू रीच आउट, तो किसी ने कॉल नहीं उठाया यहाँ पर और इस वजह से देन मेरी फिर ट्रेनिंग थी और देन शी वाज पोस्टेड इन फ्रांस एंड आई एम ग्लैड टू कनेक्ट विद यू और मैंने पीएसआर में ये सीखा, आपसे ये सीखा। तो पॉइंट है कि कितनी ऐसी स्टोरीज़ हैं और ये अगर ऑफलाइन में हमारे सामने बैठ के बच्चा पढ़ रहा होता है तो पता होता है कि यार ये वैल्यू ऐड हो रहे हैं, इसकी आँख में भी पता लग जाता है और उसके रिजल्ट में भी पता लग जाता है। This is a miss. Shashank said this makes teaching online much more difficult also. Yeah. It is. It is challenging because मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर मुझे कभी भी मौका मिले तो if I have to choice तो मैं हमेशा ऑफलाइन लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें ये आजकल की दुनिया का है, जेनजी वाला मामला है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपने क्लास ली और क्लास लेने के दौरान ही अगर आप इफ़ यू आर अ गुड टीचर यू आर एबल टू सी इनटू द आईज ऑफ द स्टूडेंट कि यार ये मैं इसकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव मैं ला चुका हूँ। ऑफलाइन में ये हो सकता है कि आप बदलाव लाएं उसके बावजूद आपको पता ना चले। मतलब मैं तो चूँकि बहुत अब ऑन यूट्यूब और इस सब में हूँ तो मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं तब मुझे समझ में आता है कि आपने कहीं एक बात कही थी और जो कि उस समय आपकी अब तक की समझ की बात थी उसने कहीं ज़िंदगी बदल दी, आपको नहीं पता लगा। मतलब मेरे पास तो मतलब पता नहीं अब ऑनलाइन जाएगा तो लोग क्या कहें, मेरे पास तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से मैसेजेस आते हैं जो जिनका कोई सिविल सर्विसेज से लेना देना नहीं है। वो लोग सुन के कहते हैं अरे सर आप
आपको पढ़कर हम लोगों की, आपको सुनकर हम लोगों की ज़िंदगी बदल रही है? सर मेरी तो शादी ही ऑनलाइन टीचिंग की वजह से हुई है कि हमारे इन लॉज जो थे तो उनकी फैमिली में से कोई माशाल्लाह दिखते इतने सुंदर है कि आपके वीडियोस के चलते हो गया होगा। नहीं सर, ये काफ़ी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बहुत ही अच्छे पद पे थे और मेरी वाइफ की साइड पे भी सभी ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, तो बाई चांस हम टॉकिंग टर्म्स में थे तो बैकग्राउंड चेक जो होता है थोड़ा सा वो हर पेरेंट्स को होता है कि हमें अपने बच्चे का जो साथी है वो पता लगे कैसे है। तो कहीं से अपने आप ये फीडबैक मिलना कि दिखाना कि अच्छा हमारी बिटिया के लिए रिश्ता देख रहे हैं, ये है लड़का, अरे इनको तो मैं जानता हूँ, इनकी एक्सप्रेस की आती है वीडियो तो वहाँ से एक फीडबैक जो मिला तो मेरी वाइफ अब मुझे बताती है हाइंडसाइट में कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर के मतलब स्टडी आई को एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मैंने सोचा कि इनका कुछ और निकनेम बताने क्या वाला है। होगा सर? इनका स्टूडेंट्स के बीच में एक निकनेम है ऑल सर। इयर्स, बताइए ना। सर ही इज फॉन्डली नोन एज द राजकुमार राव स्टडी। राजकुमार राव स्टडी IQ. I can see the resemblance. I can see the Bhuvan sir resemblance. is known as Ranbir Kapoor of Study IQ और शशांक सर is known as Ryan Ronalds of Study IQ. हमें तो पता ही नहीं लगती ये ये सर बातें। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थोड़े Okay, on this note, I would like to thank you all. I mean, thank you for inviting me to the Study IQ platform and to this staff room. And मैं इस बातचीत के बाद कुछ पूर्वग्रहों से मुक्त होकर जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी हमारे दर्शकों ने भी इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सर, Thank थैंक you so यू much, sir. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।